मिरर्स फार्मूला या 1/v + 1/u = 2/r या 1/v + 1/u = 1/f, जहां u, v और r या f जो है यूजुअल डिनोशंस हैं। इसका रेस्पेक्टिव मीनिंग जो है पिछले वीडियोस में बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं यू प्रकाश और हम सब जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। यहाँ जो है मिरर्स फार्मूला अर्थात 1/v + 1/u = 2/r या 1/v + 1/u = 1/f, मतलब v image distance from the pole of a spherical mirror, u object distance from the pole of a spherical mirror, and r is the radius of curvature, and just r/2 is equal to होता है f। अब ये जो फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में डेराइव करने के लिए पूछा जाता है। साथ में जब हम लोग मैग्निफिकेशन अगले लेक्चर में जानेंगे तो उसके फॉर्मूले को जब इसके साथ कंबाइन किया जाएगा तो क्वालिटी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा, जो कि कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग इस तरह के फॉर्मूले को आने 1/v + 1/u = 2/r, ये सूत्र या 1/v + 1/u बराबर 1/f को हम लोग कनकेव मिरर से भी प्रमाणित कर सकते हैं और कन्वेक्स मिरर से भी प्रमाणित किया जा सकता है। तो चलते हैं सीधा हम लोग जो है इसके प्रमाण के तरफ चलते हैं और डेराइव करने के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला ये यूजुअल डिनोशंस हैं, एक बार जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये कोई भी कनकेव लें या कन्वेक्स लें, हम लोगों को ये पता है कि डेरिवेशन में दो बातों का ध्यान रखा जाएगा। नंबर एक, ये जो अपर्चर है, ये अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी शॉर्ट अपर्चर, नंबर एक। नंबर दो बात होनी चाहिए कि इसमें से जो इंसिडेंट रेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इंसिडेंट रेज जो होगा सर्टेनली पैराक्सियल रेज होने चाहिए। सीधा हम लोग चलते हैं, पहले डिडक्शन करते हैं इस सूत्र का और वो भी यूज करके कनकेव मिरर को। सीधा आते हैं भाई, डिडक्शन ऑफ मिरर्स फार्मूला यूजिंग अ कनकेव मिरर। आने यहाँ जो है जो 1/v + 1/u = 2/r और 1/v + 1/u = 1/f, इस फॉर्मूले का डिडक्शन हम लोग पहली बार कनकेव मिरर से करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर इसी फॉर्मूले को दोबारा हम लोग प्रमाणित करेंगे कन्वेक्स मिरर से रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेते हैं एक कनकेव मिरर, हो गया APB नाम दिया गया है। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ थोड़ा सा डायग्राम जो है पहले से बनाया हुआ है ताकि समय बर्बाद ना हो। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, अब यहाँ से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, दो बात का ध्यान रखना है भाई कि अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए। और अगर अपर्चर ये बहुत छोटा होगा तो जाहिर सी बात है जो रेज हम लोग दिखाएंगे वो पैराक्सियल रेज ही होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक इंसिडेंट रे ले गए, यह रिफ्लेक्ट बैक हुआ, चूंकि ये सी से गुजर रहा है ना, सी से प्रकाश की किरणें जो गुजरती हैं वो सीधा अपने ही रास्ते में वापस लौटती हैं। दूसरा एक रे ले जाया जा रहा है, ऑब्लिक रे, और ये ऑब्लिक रे जो है ये सीधा पॉइंट ए पर पड़ रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए मान लिया गया। अब यहां से नॉर्मल खींचने की बारी है, तो ये जो अलग कलर का आपको दिख रहा है वो है नॉर्मल। अब जाहिर सी बात है ग्लेंसिंग एंगल को मेंटेन करते हुए ये मुड़ेगी किधर, प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे भी कन्वर्जिंग मिरर है तो ये ऐसे मुड़ेगी और फाइनली ये रिफ्लेक्ट बैक होते हुए यहाँ जो है आई पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। अर्थात यहाँ वास्तव में ये रियल स्पेस में जो रिफ्लेक्टेड रेज जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहे हैं वो वास्तव में मिल रहे हैं। वैसे भी पिछले लेक्चर को देखिए तो उसमें से आपको पता चलेगा, वहां साफ साफ बोला गया है कि भाई जो रियल स्पेस में अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो निश्चित रूप से वो रियल इमेज ही होता है। अब देखिए डेरिवेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आपको फुल मार्क्स लाना है डेरिवेशन में तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी डाटा आप इनपुट कर रहे हैं उसका जिक्र आपके डेरिवेशन में निश्चित रूप से होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहला बात कनकेव मिरर लिया गया। अब कनकेव मिरर के बारे में हम लोग सीधा पहले बात करते हैं। सपोज द अपर्चर ऑफ कनकेव मिरर का नाम दिया गया है APB इज वेरी शॉर्ट, ये आगे काम आएगा आपको।
वेरी शॉर्ट। यहां यदि आप एक सेंटेंस ये लिख देते हैं तो इससे साफ हो गया कि जो भी डेरिवेशन में हम लोग मिरर को ऑन करके मिरर को जो इन्वॉल्व किए हुए हैं या जो रेज इसमें से खींचा जाएगा वो निश्चित रूप से पैरेक्सियल रेज होगा और सारे एंगल्स जो होंगे वो छोटे होंगे, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। फिलहाल और भी इसके डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब ये जो है पूरा का पूरा, इसको हम लोग ले लेते हैं रे डायग्राम। चलिए इसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पहले ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ एंगल जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा और ये जो है रिफ्लेक्ट बैक करके ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण जो कि आई पॉइंट पर मिलती है, तो आई इसका इमेज बन गया। हो गया क्लियर। अब इसमें से कुछ एंगल्स जो हैं उसको और भी लिया गया है। अब आप यदि डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व करते हैं डेरिवेशन में विदाउट इसके, अरे ये क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, भाई कहीं से पकड़ के इसको बैठाया नहीं जा सकता ना, इसका एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन का मूल मंत्र यही होता है कि जो आप इसमें से डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सोच क्या है उसको प्रदर्शित करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए अल्फा हो गया, यानी रे डायग्राम में अल्फा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, इसके बाद में बीटा हो गया नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का कोण, और गामा को माना गया रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का कोण। फिर से एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ देखने की क्या जरूरत है, डिस्क्रिप्ट कर देते हैं। यहाँ लेट है ना, मान लिया गया अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में जी, तो इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के बीच का कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा एंगल हम लोग जो माने हुए हैं वो है बीटा, बीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में है, तो नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग का आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं गामा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and the principal axis and the principal axis। चलिए ये पूरा डाटा हम लोग क्लियर कर लिए। इसके बाद में अब आते हैं, वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसका रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन है, आई है। तो इसका भी बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। यहां हो जाएगा O इज इक्वल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट placed on the principal axis, और इसका परिणाम क्या हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और आई जो है भाई ये रियल स्पेस में फॉल कर रहा है, तो रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये इमेज हो गया। अब क्या करते हैं, जरा सा वापस सारा डाटा हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम को साथ में लेते चलेंगे, जहां जहां भी जाते हैं डेरिवेशन में, इसको हम लोग यहां से उठा करके लेते चले जाएंगे। चलिए यहाँ फिर एक बार देख लेते हैं, है ना। सपोज द अपर्चर ऑफ कनकेव मिरर एपीबी इज वेरी शॉर्ट, लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया। इसके बाद गामा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, आई हो गया रियल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए सब फिर एक बार सामने में रखते हैं, यहां जो है हम लोग एक बार सामने में रखते हैं, फिर डायग्राम को यहां लाते हैं। भाई रुके रहना, हाँ ठीक, चलिए ये रहा, ये हम लोग का डायग्राम है।
अब इसमें से जितना भी बात बताया गया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आई इमेज हो गया। इसके बाद में यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा, ये सारा का सारा जो एंगल है इसका जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, ठीक। अब हम लोग का टारगेट है 1/b + 1/u = 1/f या 1/b + 1/u = 2/r। टारगेट की तरफ चलते हैं। इसके लिए जरा सा हम लोग देखते हैं कि ये ट्राइंगल्स जो हैं उसमें से आई, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। तो जब तक आप रिफ्लेक्शन के नियम को दर्शाएंगे नहीं तब तो जाहिर सी बात है ये आपका कंप्लीट होगा नहीं। और आई और आर सेकेंड लॉ में क्या है, आई = आर। सीधा हम लोग चलते हैं, पहला ट्रायंगल लेते हैं AOAC। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OAC क्या हो जाएगा, त्रिभुज आने ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम जो होता है एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के हिंदी माध्यम में त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब अल्फा + आई = बीटा। चलिए अल्फा + आई = बीटा। देयरफॉर आई का मान यहां हम लोग निकाल लेते हैं, बीटा - अल्फा हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग अगर दूसरा फ्रॉम ट्रायंगल अबर लेते हैं, चलिए इसको पकड़ते हैं। यहां जो था हम लोग लिए हुए थे OAC, यहां कर दीजिए CAI, तो यहां हो जाएगा CAI। अब इस ट्रायंगल में फिर वही जो है पुरानी बात करेंगे, है ना। ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी बीटा + आर = गामा, बीटा + आर = गामा। देयरफॉर अब आर का वैल्यू यहां निकाल लेंगे, गामा - बीटा। अब यहां देखिए आई = बीटा - अल्फा निकला हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए ताकि गड़बड़ नहीं हो। अब ये क्यों निकाले, क्योंकि इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दोनों जगह आई और आर का मान निकाल लिया गया, क्योंकि यही आपको फॉर्मूला देने वाला। और कहीं भी अगर हम लोग रिफ्लेक्शन में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आई और आर का तो सुनना ही पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ जो है आपको देखना है अगला स्टेप, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ फ्रॉम the second law of reflection, second law of reflection क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। तो I = R होता है, पक्का हो गया, I = R। अब I का मान क्या है, देयरफॉर I का मान बैठाइए, बीटा - अल्फा = गामा - बीटा। अब जरा सा झांकते हैं एक बार, और बीटा को एक साइड में लाइए, तो यहाँ ये माइनस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 2 बीटा = गामा + अल्फा। ये हम लोग को आ गया। अब हम लोग इसको सजा देते हैं, दैट इज गामा + अल्फा = 2 बीटा, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 3, ये 3 नंबर आ गया, हाँ 3। अब ये अल्फा और बीटा और गामा के वैल्यूज को हम लोग को निकालना पड़ेगा। फिर एक बार देख लेते हैं क्या किया गया है उसको, ठीक। चलिए यहाँ फिर हम इसको, हाँ बाबू भैया आ गया, फिर इसको जरा सा हम लोग देखते हैं क्या इसमें से करना था। एक ट्रायंगल ये OAC, इसमें से अल्फा + आई = बीटा, और दूसरा लिए CAI, इसमें बीटा + आर = गामा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि एक जगह से I निकाल लिए, एक जगह से R निकाल लिए, I = R होता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और यहाँ जैसे आया तो ये देखिए अल्फा बीटा जो हम लोग इसको अपने जो डेरिवेशन में एक स्थान दिए हुए हैं, वो देखिए अब कैसा कमाल करता है। चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो ये पीछे बताया गया है, आप उसको एक बार देखें। सिंस अपर्चर इज वेरी शॉर्ट, और अगर भाई साहब अपर्चर बहुत छोटा होगा ना, तो इतना बात आप समझिए कि ये P के नजदीक है, PB के नजदीक है, यानी ये जो है ऐसे एंगल देखिए ये एकदम छोटा होता चला जाएगा, एकदम छोटा, है ना। और ये अगर छोटा हुआ तो कहानी जो है शॉर्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, सिंस अपर्चर इज वेरी शॉर्ट, और ये अगर वेरी शॉर्ट है देयरफॉर कहानी क्या होने वाली है इसको देखते हैं। देयरफॉर अल्फा टेंड्स टू 0, बीटा टेंड्स टू 0 एंड गामा टेंड्स टू
0। और अगर ये एंगल सभी छोटे हो गए तब क्या होगा, नाउ अब कहानी ऐसे हो जाएगा, सीधा जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin alpha approximately equal to tan alpha approximately equal to alpha। ठीक इसी तरह से बीटा लिख सकते हैं, sin बीटा approximately equal to sin बीटा approximately equal to tan बीटा approximately equal to बीटा। एंड फिर हम लोग कर सकते हैं क्या जी, तो sin गामा approximately equal to tan गामा approximately equal to गामा। क्योंकि ये बताया हुआ है कि अगर एंगल छोटा कर देते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन का इंपॉर्टेंस ही समाप्त हो जाता है। वो राइट एंगल ट्रायंगल या एक जो ट्रायंगल में हम लोग दिखा रहे हैं वो ट्रायंगल का जो है इंपॉर्टेंस लूज हो जाता है और वो एक पार्ट ऑफ सर्किल के जैसा बिहेव करने लगता है। थोड़ा सा पीछे देखने की जरूरत है। तो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब हम लोग अब जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंब खींचिएगा तो अपर्चर जो होता है इफेक्टिव डायमीटर होता है, आप यहाँ रेडियस खींच रहे हैं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपर्चर छोटा कर देते हैं ना, ऑटोमेटिकली सारा एंगल छोटा हो जाएगा और वो सर्किल का एक पार्ट हो जाएगा। और सर्किल का एक पार्ट हो जाएगा तो सबको पता है एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। चलिए अब यहाँ जो है एक एक करके एंगल निकालते चलते हैं। फिर यहाँ जो है हाँ लाते हैं डायग्राम को। चलिए आ गया डायग्राम सामने में। अब एक एक करके हम लोग यहाँ एंगल निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जहां जिस एंगल को आपको जिस एंगल का वैल्यू लेना है बस उसी के पास हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोगों को पहले चाहिए, मान लिया जाए कि अल्फा, तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया PA, है ना। अब यहां निकालते हैं। नाउ यहां जो है सीधा हम लोग बोलेंगे भाई अल्फा बराबर PA अपॉन, और एक बात ध्यान रहे, जब आप स्फेरिकल मिरर या थीन कर्व सरफेस आगे या दोनों में से जब भी काम कर रहे हो तो पोल को सबसे पहले लिखना है ना। तो यहाँ पोल हो जाएगा, देखिए PO, पोल से स्टार्ट किए, उसके बाद बीटा का मान, फिर यहाँ खड़ा हो गए PA बाय PC, तो ये हो जाएगा PA अपॉन PC, ये रहा। एंड फिर गामा के पास खड़ा हो जाएंगे, PA बाय PI हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू PA बाय PI। आ गया। अब ये सारा वैल्यू जो है पुटिंग दिस वैल्यूज इन, चलिए इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें रखना है। कहाँ 3 है उसको उठा के लाते हैं, यहाँ है। रुकिए, अब ये जो 3 है इसको हम लोग उठा करके ला रहे हैं। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 है। देखिए अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ उठा करके ला रहे हैं और इसी में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। चले तो इक्वेशन नंबर 3 को जरा से यहाँ बगल में रखते हैं। यहाँ क्या करेगा, अब इसका वैल्यू जो है हम लोग को सिर्फ जो है ये लेना है। तो यहाँ क्या हो गया, गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, यानी गामा का वैल्यू कितना है PA, तो ये हो जाएगा PA अपॉन क्या है PI। चलिए PI ले लिए प्लस PA अपॉन अल्फा का वैल्यू रख रहे हैं, अल्फा का वैल्यू आया है PA अपॉन PO, और बीटा का वैल्यू आया है 2 इंटू PA अपॉन PC, ये रहा। हो गया। बाएं साइड में देखेंगे तो बाएं साइड पूरा का पूरा जो है वो कॉमन आ रहा है। हाँ PA कॉमन आ गया, 1 बाय PI आया प्लस 1 बाय PO आ गया, और इसके बाद 2 और ये रहा PA अपॉन PC। हो गया। अब ये दोनों गया, सही हुआ। अब बचेगा क्या, तो अब बचेगा 1 बाय PI प्लस 1 बाय PO इज इक्वल टू 2 बाय PC। हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, फिर डायग्राम में वापस आना पड़ेगा और फिर इसको हम लोग नीचे उतारते हैं। चलिए नीचे उतारते हैं, लाते हैं इसको यहाँ
ये फाइनल डेस्टिनेशन है हम लोगों का। तो यहां हम लोग इसको ला रहे हैं। आ गया, रुकना भाई, हाँ ठीक। चलिए यहां देखते हैं यूजिंग यूजुअल डिनोशंस विद साइन कन्वेंशन, यानी यहां हम लोग यूज करते हैं यूजिंग यूजुअल डिनोशन with sign convention, अब साइन कन्वेंशन भी बताया गया है ना। क्या है कि इंसिडेंट रे, सारी दूरियां हम लोग पोल से मेजर करते हैं, पहले से पता है हम लोगों को। और आपतित किरण के दिशा में अर्थात इंसिडेंट रे के दिशा में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं और उसके अगेंस्ट में अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाता है। नहीं, ध्यान रहे, अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के अलोंग जाएंगे तो पॉजिटिव, विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव लिया जाता है। आप पिछली वीडियो में देखिए, यहां भी हम वैसे दिखा देते हैं आपको, है ना। देखिए यहां आपका ऑब्जेक्ट है, अब जाहिर सी बात है ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, पक्का हो गया। अब P से सारी दूरियां मापी जाती हैं, ये भी बात हम लोगों को पता है। तो यदि हम लोग P से O जाएंगे, P से O मतलब इंसिडेंट रे, यानी ये आपका आई रे हो गया, ठीक, ये आई रे हो गया। बस यही खाली ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई रे माने हुआ इंसिडेंट रे, हो गया। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग यूजुअल डिनोशन, यानी जो डिनोशंस है यू भी आर, है ना, उसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, ठीक। और बेचारा लोग आ भी गया, जैसे आया P से I, चलिए P से I चलते हैं, P से I, तो P से I आ रहे हैं इधर, है ना, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। देखिए आई रे इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, हम लोग आ रहे हैं इधर, मतलब हो गया -V, ठीक, क्योंकि अगेंस्ट में है। सिंस हम लोग P से एकदम इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो माइनस होगा। फिर आते हैं PO आ गया, है ना। तो P से O आ रहे हैं, देखिए ऐसे आ रहे हैं, रे इधर जा रहा है और इसको U बोला जाता है, तो -U हो गया। एंड क्या हो जाएगा, P से C आ रहे हैं, P से C आ रहे हैं, रे उधर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि PC बराबर भी होगा R। ऐसे ही सब बताया हुआ पीछे, है ना, ज्यादा प्रेशर झेलने की जरूरत नहीं, पीछे एक बार ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। तो इस जगह पर आपका आ गया। अब देखिए बैठाइए, देयरफॉर अब फाइनल रिजल्ट क्या है, 1/PI, 1/PI मतलब हुआ 1/-V हो गया, और ये प्लस में था 1/-U इज इक्वल टू 2/-R। ये देखिए नजर आ रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक्सप्रेशन, यहां देखिए क्या है, दोनों साइड में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/V माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/U इज इक्वल टू -2/R। दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लिए, 1/V प्लस 1/U, किसको कॉमन लेंगे भाई, माइनस को कॉमन लेंगे, पक्का ले लिए, और ये रहा 2/R, ये माइनस माइनस जो है कैंसिल हो गया। अब बचेगा कितना, 1/V, अर्थात यहां हम लोग का आ गया और 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2/R, ये आ गया हम लोग का। देखिए लेकिन नहीं, हम लोग को तो 1/F चाहिए, और इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां जो है R और F के बीच में संबंध स्थापित किया गया है। जरा फिर यहां से देखते हैं क्या संबंध स्थापित किया गया था। तो सिंस यहां हम लोग करेंगे भाई कि F बराबर R/2 है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2F हो जाएगा। अब इसमें से बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाउ अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू, हल्के से देख लेते हैं, और ये रहा 2/, अब R की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2F। तो हुआ क्या कि 2 कैंसिल हो गया, और फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, यानी आपका दोनों रिलेशन निकल गया है ना, ये दोनों फॉर्म में निकल गया है। ऊपर में आ गया है, ये देखिए 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2/R, और नीचे आ चुका है कितना, तो 1/V
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये था जो हम लोग कनकेव मिरर से इसको डिड्यूस करके निकाले। अब सेम रिलेशन को हम लोग निकालने वाले हैं कन्वेक्स मिरर से, जिसको कि ऑब्लिक मिरर भी कहा जाता है। तो चलिए, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है समय के बचत के लिए, तो सीधा हम लोग देखते हैं। अब डिडक्शन ऑफ मिरर्स फॉर्मूला यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर। अब ये रहा कन्वेक्स मिरर ये पीबी। अब यहाँ से ऊपर एक आने, यहाँ जो है ठीक रियल स्पेस में, इसमें से तो ऑब्जेक्ट बैठाने का एक ही जगह है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का रियल स्पेस, क्योंकि रे तो तब न जाएगा स्मूथ सरफेस पर, है ना, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन इधर ही होगा। उधर जो है सिल्वरिंग का साइड है और वो तो वर्चुअल स्पेस हो गया। तो यहाँ से रे पहले ले जाएंगे, ये रिबाउंड यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये इसी को बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दूसरी रे ले गए ऑब्लिक, ये पॉइंट ए पर गए और जैसे यहाँ हिट करेगा वहां हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझेंगे। और सी से, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में सी जो होता है, सी से कोई भी प्रकाश की किरण अथवा स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे तो पेरीफेरी पर जो है गोले पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये नॉर्मल का काम करेगा। इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए। अब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, देखिए इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करेगा और आई बराबर आर होता है। अब यहाँ दोनों के लिए आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू थीटा मान लिया गया। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही होता है ना। तो हम लोग यही किए हैं यहाँ। आप जरा सा एंगल देखते हैं, फिर हम लोगों को वही एंगल मेजर करना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। जो आप लिख रहे हैं, जो आप डायग्राम में दर्शा रहे हैं, उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है डेरिवेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि जब ऑब्जर्वर इसको देखता है तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ प्रतीत होता है आई पर। तो इसका मतलब आई पर जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है और वैसे भी वर्चुअल स्पेस में है। ये लगभग एफ का आधा है, यानी ये सी का आधा एफ हो गया, है ना, सी का आधा एफ और एफ का दूना सी, 2 टाइम्स। तो अब जो है जरा सा एंगल की बात करते हैं। देखिए अल्फा एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे, और बीटा हो गया नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का कोण है। गामा जो है रिफ्लेक्टेड, जो भी हम लोग जो है ड्रॉबैक किए हुए हैं, चूंकि ये मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ये हो गया गामा जो है एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब जरा सा आगे बढ़ने के पहले एक काम हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई हम लोग ये बराबर कर देंगे, यानी आर बराबर जो थीटा है, ये देखिए सम्मुख कोण इन हिंदी अपोजिट एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब हम लोग सीधा क्या करते हैं कि इसमें से पहले इसका जो हम लोग डाटा एंट्री कर लेते हैं, डाटा जो है वो इंटर कर लेते हैं। लेट द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर लिया गया है, ए पी बी इज वेरी शॉर्ट, और इसका अंजाम हम लोग पहले डेरिवेशन में देख चुके हैं, नया चीज नहीं है, ठीक। अब इसमें से देखिए ये काम करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रे डायग्राम जो हम लोग ट्रेस किए गए हैं, ट्रेस किया हुआ है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, है ना, उस इंपॉर्टेंट एंगल को हम लोगों को दर्शाना पड़ेगा किसी भी हालत में। जैसे पिछले डेरिवेशन में हम लोग दर्शाए अल्फा बीटा एंड गामा को आप क्या लिए हैं, इसको आपको दर्शाना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ ओ है और इसका इमेज जो है वर्चुअल आई है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको जरा सा थोड़ा सा चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए यहाँ हम लिख देते हैं, सपोज क्या है जी, ओ a point object placed on the principal axis। नंबर 1, इसका जो बना है इमेज वो बेचारा है वर्चुअल, है, हाँ वर्चुअल। आई इज इक्वल टू वर्चुअल इमेज ऑफ point object, ठीक। कहाँ है ये भी स्थित, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पीछे वाला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया था, ठीक, जिसमें कहा गया था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो रेफरेंस लेवल की तरह काम करता है।
अब और भी बातें लिखनी है तो इसके लिए रे डायग्राम को हम लोग को नीचे उतारना होगा, है ना। बार बार पीछे जाने से अच्छा है इसको हम लोग साथ साथ लेके चलें, है ना। कहते चलते हैं हम साथ साथ हैं, चलिए इसको उठाए, चलो भाई इसको बगल में लाकर रखते हैं ताकि थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो भाई आ जाओ, ये हम लोगों का डायग्राम है, रे डायग्राम। इसी से सारा काम हम लोग को करना है। आ गया सामने में, देखिए अब इसमें से क्या क्या है कि अल्फा, ठीक, तो यहां हम लोग कह देते हैं अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके जी, तो इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए हम लोग जान रहे हैं कि कैसे निकलेगा, बीटा इज इक्वल टू, यहां ये आ गया एंगल बिटवीन क्या है, देखिए नॉर्मल, नॉर्मल है ना, नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आ गया। नेक्स्ट गामा जो है वो है रिफ्लेक्टेड, जो हम लोग मिलाए, मिलता तो नहीं है लेकिन मिलाया गया है ना, ऑब्जर्वर के अनुसार यहाँ जो दो रेज रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिल रहे थे, तो अप्रोक्सीमेशन आनी एक ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वहां मिल रहा है, आने गामा इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसके किसके, एंगल बिटवीन किसके किसके, रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए सारा काम हम लोग का हो गया, सारा डाटा एंट्री हम लोग कर दिए, है ना। क्या बोला गया, लेट अपर्चर ऑफ कन्वेक्स मिरर जो है वो बहुत छोटा है, वो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, आई हो गया वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे, एंड दूसरा बीटा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरा गामा हो गया एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग इसका मुख्य काम करने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, फिर डायग्राम को सामने में थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं ताकि हम लोगों को सारा इवेंट नजर आए, ठीक। तो ये जरा सा हाँ रुके रहना भाई, हाँ ये आ गया, देखिए ट्रायंगल को उठाइए, काम करते चले जाइए। जैसे यहां हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल AOC, now from triangle AOC, now from triangle AOC, AOC में क्या होगा, ये वाला देखिए एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा आई है, लेकिन आई बराबर आर बराबर यहाँ क्या है, थीटा है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, तो ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, वेयर एक बात ध्यान रहे कि यहाँ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू थीटा, हम लोग आई बराबर अल्फा प्लस आ गया, पहले ट्रायंगल से इतना आया जहां हम लोग को पता है कि आई बराबर आर बराबर थीटा, तो ऐसे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जहां दोनों बराबर हैं, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर सिमिलरली अब दूसरे ट्रायंगल से लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल कोई भी पकड़िए, है ना, AIC से गए, है ना, दूसरा ट्रायंगल हो गया AIC में चले गए, तो इसमें से कर सकते हैं थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, थीटा प्लस बीटा इक्वल टू गामा, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, देखिए यही हो रहा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा 2। अब थीटा बराबर थीटा, क्योंकि ये भी आई है ना, और ये आर है, तो दोनों चूंकि बराबर होता है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. Now from equations 1 and 2 क्या कहानी बनेगी देखते हैं। थीटा बराबर थीटा लिख दिए। अब थीटा का वैल्यू यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा है, इधर से गामा माइनस बीटा है। इसका कान पकड़ के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, इस जगह पर इसको इधर लाते हैं तो बीटा और इधर माइनस से आएगा तो 2 बीटा बचेगा और इधर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग का आ गया गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब जरा सा हम लोगों को क्या करना है, याद दिलाना पड़ेगा कि भाई जो अपर्चर हम लोग लिए हुए हैं वो दरअसल बहुत बहुत छोटा है। सिंस अपर्चर इज वेरी वेरी शॉर्ट, चलिए यहां लाते हैं सिंस अपर्चर इज वेरी शॉर्ट, और चूंकि ये शॉर्ट है देयरफॉर मामला यहाँ जो है क्या होने वाला है, आई यानी ये जितने भी एंगल थे है ना, जितने भी एंगल हैं जैसे अल्फा टेंस टू 0, बीटा टेंस टू 0 एंड गामा टेंस टू 0, और अगर टेंस टू 0 हुआ नाउ अब क्या हो जाएगा अल्फा यहाँ जो है ऐसे करके हम लोग फिर वही साइन वाला करना शुरू करेंगे। साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। दूसरा नंबर साइन बीटा लगभग बराबर tan बीटा लगभग बराबर किसके, बीटा, एंड साइन गामा लगभग बराबर tan गामा लगभग बराबर किसके, गामा, जो पहले हम लोग कर चुके हैं। नया बात कुछ नहीं है इसमें, है ना, बिल्कुल वैसे ही है। अब सबका चाहिए हम लोगों को वैल्यू। चलिए लाते हैं डायग्राम को, है ना, डायग्राम को यहाँ फिर लाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो भाई वही देगा ना, उसी के पास है सब कुछ, तो उसको हम लोग यहाँ, हाँ रुके रहना भाई, हाँ चलिए एक एक करके लाते हैं। जिस एंगल का वैल्यू आपको निकालना है बस वहीं आके खड़े हो जाना है, वहीं खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ अल्फा का चाहिए हम लोग, है ना, तो जब अपर्चर छोटा है, एक बात तो पहले बोल चुके हैं पहले डेरिवेशन में कि ये जो है काफी नजदीक होगा पी का, और बी भी काफी नजदीक होगा भाई साहब पी का, तो सारा एंगल छोटा और छोटा हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। सीधा एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होने वाला है। तो यहाँ हम लोग वही करने वाले हैं। अब यहाँ आते हैं नाउ फ्रॉम रे डायग्राम, यहाँ मामला पलट गया है। फ्रॉम रे डायग्राम चलिए पकड़ते हैं क्या क्या है। तो जहां एंगल है वहां चलते हैं, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी ए बाय पी ओ, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। पी को हाईलाइट करना है, ठीक। बीटा बराबर जाते हैं, बीटा के पास खड़ा हो जाएंगे तो पी ए बाय पी सी, यानी ये हो गया पी ए अपॉन पी सी। एंड तीसरा नंबर है गामा इज इक्वल टू, गामा के पास खड़ा हो गए तो ये हो जाएगा पी ए बाय पी आई, यानी ये हो गया पी ए अपॉन पी आई, ठीक। अब ये सारा वैल्यूज हम लोगों को बैठा देना है किसमें, तो इक्वेशन नंबर 3 में। यानी हम लोगों को वापस लाना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 को। चलिए वापस लाते हैं इसको। Putting these values in equation number 3, putting these values in equation number 3। क्या है इक्वेशन नंबर 3, देखिए यहीं अभी लाते हैं, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, यही है ना। इसको साइड पकड़ाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं है इसका। गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो गामा का मान यहां देखते हैं क्या आ जाएगा, पी ए, है ना, पी ए अपॉन पी आई नंबर 1, ठीक, माइनस अल्फा का मान पी ए अपॉन पी ओ, ठीक, इज इक्वल टू बीटा का मान 2 इंटू पी ए अपॉन क्या रहेगा, पी सी। अब
बाएं साइड में देखेंगे तो पी कॉमन जा रहा है, 1 बाय पी आई माइनस 1 बाय पी ओ बराबर 2 पी ए इंटू क्या हो जाएगा पी सी, और इस तरह से पी ए का है ना, हाँ, देहांत हो गया। अब 1 बाय पी आई माइनस 1 बाय पी ओ इज इक्वल टू 2 बाय पी सी। ठीक, अब यहां हम लोग लिखेंगे भाई फिर वही पुरानी कथा, यूजिंग यूजुअल डिनोशंस विद क्या साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भाई यूजुअल डिनोशन भी लिखना है और साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है। तो फिर हम लोग को फाइनली रे डायग्राम के पास जाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। आ गए रे डायग्राम को, अब इसको हम लोग सीधा उठा करके फाइनली लाते हैं जगह पर, और ये रहा हम लोग का फाइनल जगह। अब यहाँ इसको हम लोग बैठा दें, चलिए बैठा दिए, आ गया, देखिए ये रहा, है ना, ये हम लोग का फाइनल स्टेज है। तो अब हम लोग इसको जो है अब जरा सा दिखाते हैं। ठीक, अब यहां से देखेंगे, चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, P से I, तो यहां जो है फिर वही बात हो गया, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना होगा। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, इसका मतलब इधर जा रहा है आई रे, है ना। अब आई रे के अगेंस्ट में अगर हम लोग गए तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होगी दूरियां, और डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो भाई P से I कैसे हो जाएगा, देखिए P से I, तो पी आई ये इमेज डिस्टेंस है, प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंसिडेंट रे के दिशा में। दूसरा हो गया देखिए पी से ओ, पी से ओ इधर जा रहा है, इधर आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे जाएगा इंसिडेंट रे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पी ओ बराबर माइनस यू। एंड फाइनली पहुंच गए हैं पी सी पर, तो यहां हो जाएगा यू, और ये रहा पी सी बराबर u के बाद PC बराबर माइनस यू, एंड PC इज इक्वल टू, देखो PCC डायरेक्शन हो गया उधर, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां हम लोग का आ गया कैपिटल R, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहां बैठाइए, नाउ अब बैठाते हैं 1 बाय प्लस भी है तो यहां कुछ करना है नहीं, -1 बाय माइनस यू हो गया, आ गया, और लास्ट में आ गया 2 बाय आर, ये भी प्लस में है। अब यहां देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय भी माइनस माइनस प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय आर, ये आ गया। ठीक, हम लोग को 1 बाय एफ भी चाहिए। अगेन यहां हम लोग आते हैं तो सिन से यहां डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं कि भाई देखो ये जो आर है, सिंस एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 है, देयरफॉर यहां क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। नाउ बैठाइए तो यहां हो जाएगा 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय आर, और यहां हो जाएगा 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 2 बाय 2f। अब यहां 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर बच गया 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन, और इस तरह से हम लोग दोनों मिरर से इसको निकाल चुके हैं। अब रहा इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है उसकी चर्चा हम लोग जरा सा कर लेते हैं। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का हम लोग जो एक दो इंपॉर्टेंट बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात देखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए अब बार बार इस तरह से काम नहीं करना है। ठीक, यहाँ से आप क्या कीजिए, शॉर्ट फॉर्मूला ले आते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्मूला। ये कौन कौन जाएगा इतना बार, है ना, डायरेक्ट एकदम एलसीएम लिए, आखिर वही काम तो हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए पहला नंबर मान लिया जाए आपको भी अक्सर पूछेगा, हो गया, एफ दिया हुआ रहेगा, आर दिया हुआ रहेगा, ज्यादातर एफ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय भी, है ना, देखिए यहीं से शॉर्ट निकाल के रखते हैं, क्योंकि 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ हो गया, और इसको ऐसे निकालते हैं 1 बाय भी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू। तो यहाँ हम लोग ऐसे सीधा निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये
और 1/v इज इक्वल टू एलसीएम जो हो जाएगा यूएफ हो जाएगा, पक्का हो गया। अब यूएफ हो जाएगा, एफ से डिवाइड करेंगे तो ये यू हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। इसका मतलब इसको पलट देंगे तो v का मान डायरेक्ट निकल जाएगा हम लोग का क्या, यूएफ बाय यू माइनस एफ। हम लोग प्रयोग करके देख भी लेंगे, हो गया। ये रहा। कभी कभी क्या होगा कि आपको भी दिया हुआ रहेगा और u का मान निकालना पड़ेगा, तो ये भी निकाल लेते हैं। देख लीजिए 2 नंबर में, क्योंकि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अब क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू vf हो जाएगा, ठीक, f कट गया, v माइनस f हो जाएगा, ठीक है ना, f है ना, यहाँ जो है v माइनस f। अब यहाँ उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू vf बाय v माइनस f। आ गया, ऐसे आएगा। इसमें भी बैठा के निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक, जहां जहां न्यूमेरिकल रहेगा आराम से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल इस पर बनाएंगे भी, कुछ बना लेंगे। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल में थोड़ा सा है ना बड़ा रंग आता है जब मैग्निफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बात, आपको कुछ क्वेश्चन यहां समझना होगा जो कि बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी कनकेव या कन्वेक्स मिरर को पानी में डुबा दिया जाए, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डुबा दिया जाए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को ट्रांसपेरेंट लिक्विड में पारदर्शक जो है लिक्विड्स में डुबाया जाता है, तरल पदार्थ में डुबाया जाता है, तो पूछेगा कि इसके फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां नोट्स में एक बात याद रखना है, नंबर 1, इफ a spherical mirror is completely immersed inside a transparent, immersed inside the transparent पारदर्शक मीडियम, वैसे हम यहाँ लिक्विड लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वही पूछा जाता है। तो इफ अ स्फेरिकल मिरर इज कंप्लीटली इमर्स मतलब डुबाया हुआ रहता है इनसाइड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड, देन एक बात ध्यान रखना है, अरे भाई फोकल लेंथ निर्भर करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है गोले का रेडियस है। अरे तो पानी में डुबा दीजिए, चाहे कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डुबा दीजिए, वो गोला थोड़ी ही बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ अ स्फेरिकल मिरर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनसाइड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड, देन इट्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देन इट्स फोकल लेंथ and radius of curvature, अब ज्यादातर फोकल जो है उसी का बात किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उसी रीजन में बताया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फोकल लेंथ है ना, if a spherical mirror is completely immersed inside the transparent liquid, then its focal length remains constant, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट। पहला बात हो गया, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना, बोर्ड्स वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा नंबर बात ये है कि मान लिया जाए कि एक कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, आप इसको काट दिए, ठीक है ना, 2-4 पीस कर दिए। अब पूछेगा कि इसके फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। अरे भाई ये टुकड़ा बचेगा ना, ये कई टुकड़ा बचेगा, है ना, लेकिन है तो ये गोले का ही पार्ट, ठीक है तो उसी गोले का पार्ट है। बात समझ में आ गई। तो जाहिर सी बात है कि इसके फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी
दोनों पर नहीं पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर भी नहीं पड़ेगा और फोकल लेंथ पर भी इस पर का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ फाइनल रिपोर्ट ये है कि if a spherical mirror is cut into pieces, then each piece has ऐसे कर सकते हैं, each जितना भी है, then focal length of each piece, focal length of each piece will remain be equal to focal length of that spherical mirror. स्फेरिकल मिरर, बात साफ, एक ही बात समझिए। हेंस दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं, हेंस फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर रिमेन्स कांस्टेंट। हेंस फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। यहां भी कोई चेंज नहीं होगा फोकल लेंथ में। लेकिन एक बात जान जाना है कि मिरर को काट देंगे तो जाहिर सी बात है जो इमेज इंटेंस बन रहा था, इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक, तो बट यहां एक बात याद रखना है, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेजेस क्या होता है, डिक्रीजेज, ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक, इसी तरह से आपको बोलेगा कि एक स्फेरिकल मिरर को क्या किया गया, जैसे एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक, एक कनकेव ले लिए, अब इसको जो है आधा हिस्सा जो है ना, वो ढक दिया गया, ब्लैक पट्टी से ढक दिया गया, ब्लैक ही पट्टी से क्या किया गया, इसको ढक दिया गया, ऐसे कवर कर दिया गया, ब्लैक पेंट कर दिया गया, ब्लैक पेंट। तो अब क्या होगा, तो एक बात समझ जाइए, अगर ये इफ a part of a spherical mirror is painted with black color, तो इसके फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो ये इमेज बनाएगा, देखिए इतना मिल करके सब लाइट पहले जो था वो क्या करता था, समेटता था, अब इतना पार्ट नहीं बचेगा। तो जाहिर सी बात है जो पार्ट बचेगा वो उतना लाइट समेट नहीं सकता है, कन्वर्ज नहीं कर सकता है और नहीं करेगा कन्वर्ज, तो जाहिर सी बात है इमेज का इंटेंसिटी घट जाएगा। ठीक, आनी या कहीं ऐसे लिखा हुआ रहेगा ब्लैक पेंट से पेंटेड किया गया या कवर्ड विथ ब्लैक कवर से, है ना, तो हम लोग यहाँ पेंट डायरेक्ट लिखते हैं। इफ अ स्फेरिकल मिरर, इफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, इफ अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, है ना, इफ अ पार्ट ऑफ a spherical mirror is painted with, इसको जो है पेंटेड किया गया या पॉलिश्ड विथ कर देते हैं, देखिए पॉलिश्ड विथ ब्लैक कलर। बाद में आपको पता है वैसे ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर बट हीट और लाइट का ये एक नंबर का ऑब्जर्वर है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बर, यस, यानी ये शोषक होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इफ अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज पॉलिश्ड विद ब्लैक कलर, देन इट्स फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, its focal length remains constant
लेकिन मामला बिगड़ जाएगा। बट इंटेंसिटी ऑफ images formed by that spherical mirror, formed by that spherical mirror, जिसको हम लोग ढके हुए हैं, यानी जिसको ब्लैक कलर से पॉलिश किया गया है, ठीक। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय दैट स्फेरिकल मिरर डिक्रीजेज। एक बात ध्यान रखना है, कोई पूछ सकता है पेंट माने क्या, पीछे तो पॉलिश्ड है ना, ये ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बात बोल रहे हैं हम, जो रियल स्पेस में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। वो पार्ट अगर आप कवर कर दिए, ब्लैक कलर से पेंट कर दिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलेंगे फोकल लेंथ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्वेचर तो वही है ना, कर्वेचर में किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो कर्वेचर तो वही होगा, लेकिन इंटेंसिटी जो इमेजेस का होगा वो घट जाता है। तो सबको शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे है ना अगले लेक्चर में। लेकिन इस बार वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, वो बनाया जाएगा, और बहुत सारे जो हैं इसमें छोटे छोटे प्रश्न आप करते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है सबका। तो जो भी प्रश्न यहाँ से हो सकता है निकाला जाएगा, ये जैसे ये सब प्रश्न है ना। सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।